ईरान और अमेरिका में बढ़ते टकराव पर आए एक वीडियो अपडेट से। भले ही ईरान के सुप्रीम लीडर अमेरिका को धमकी दे रहे हो, लेकिन खबर तो यह है कि सुप्रीम लीडर इतने खौफजदा हैं कि वो बंकर में छुपे हुए हैं। एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक खमनेई 24 घंटे अपने निजी गार्ड्स यानी आईआरजीसी के एलीट कमांडो यूनिट के घेरे में एक सीक्रेट बंकर में छिपे हैं। और इसकी वजह है 3 जनवरी को वेनेजुएला में हुआ अमेरिका का सीक्रेट ऑपरेशन, जिसकी याद ने खमनेई की नींद उड़ा दी। खमनेई को हर पल इस बात का डर है कि अमेरिका वेनेजुएला के ऑपरेशन की तरह डेल्टा फोर्स के कमांडो या फिर B-2 बंकर बस्टर बॉम्बर कभी भी सुप्रीम लीडर को टारगेट कर सकते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं वो एक तरह से ग्राफिकल रिक्रिएशन है। इसमें आप खमनेई को एक बंकर में देख सकते हैं और आसमान में अमेरिकी बॉम्बर मंडरा रहे हैं। कुछ ऐसा ही डर तेहरान में दावा किया जा रहा है कि खमनेई हर वक्त अपने खुफिया बंकर में ही रहते हैं, ठीक पिछली बार की तरह जब अमेरिका ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ था। और अब देखिए खमनेई के इस डर का सबसे बड़ा वीडियो सबूत, ये वॉशिंगटन से आई युद्ध की चेतावनी। ट्रंप सरकार का 1 साल पूरा होने पर पेंटागन ने 75 सेकंड में दुनिया को बता दिया है कि अगर अमेरिका जागा तो दुश्मन हमेशा के लिए सो जाएगा। आसमान में हर रेडार को चकमा देते फाइटर जेट, समंदर में गरजते वॉरशिप और जमीन पर तैयार कमांडोज, ये दिखाकर संदेश दिया गया है कि अमेरिका हर मोर्चे पर तैयार है। इस वीडियो के 8वें सेकंड के हिस्से पर नजर रखें, जहां अमेरिका का B-2 स्टेल्थ बॉम्बर ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को धुआं करते हुए दिख रहा है। बैकग्राउंड में ट्रंप की गरजती आवाज है और स्क्रीन पर तबाही का ट्रेलर। यहां 75 सेकंड में देखिए आखिर कैसे ट्रंप के इस कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर खमनेई को वीडियो दिखाकर धमकाया गया। अमेरिका ने अपनी कार्रवाई से पहले ट्रेलर जारी कर प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया है। इसे वॉरफेयर की भाषा में सायोप्स भी कहा जाता है और यह विशेष रूप से ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खमनेई पर दबाव डालने की कोशिश है। आपको समझाते हैं कि आखिर ट्रंप खमनेई के साथ क्या करना चाहते हैं और अगले कुछ घंटों में ईरान में क्या कुछ होने वाला है। ट्रंप के टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ खमनेई है और खमनेई न्यूक्लियर बंकर में छिपे हुए हैं। खमनेई के चारों ओर आईआरजीसी की एलीट फोर्सेस और उसके कमांडोज तैनात हैं, लेकिन अमेरिका की तैयारी अब आखिरी दौर में है। यूएस के सभी हथियारों का टारगेट सिर्फ खमनेई है और धीरे धीरे अमेरिका अपने हथियारों की रिंग से ईरान को कसता जा रहा है। क्लोजिंग इन चक्रव्यूह जैसा होता था महाभारत में। यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान की ओर तेजी से बढ़ रहा है। कुछ दिनों में पश्चिम एशिया में यह पहुंचने वाला है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को पार कर यूएसएस अब्राहम लिंकन बंगाल की खाड़ी में पहुंच चुका है। इसके बाद अरब सागर में जाएगा, जहां से ईरान बहुत आसानी से टारगेट पर होगा। इतना ही नहीं, यूएसएस वॉशिंगटन, यूएसएस रूजवेल्ट, ये सब वहां पहुंच रहे हैं। B-2 बॉम्बर्स का वीडियो की झलक आपने पहले देख ली है, कैसे उड़ान भर रहे हैं, कैसे तेहरान में बर्बादी वाले अलार्म बजा रहे हैं। अमेरिकी वायुसेना ने 12 F-15E फाइटर जेट को पश्चिम एशिया की तरफ भेजा है। ये जॉर्डन के एयरबेस पर लैंड कर चुके हैं, इंग्लैंड से निकले हैं। इन हथियारों के साथ KC-135 टैंकर एयरक्राफ्ट भी गए, जो लंबी रेंज की स्ट्राइक के लिए जरूरी है। ये एयर रिफ्यूलिंग टैंकर हैं जो फाइटर जेट में हवा में ही तेल भरते हैं। युद्ध के गेम चेंजर C-17 ग्लोब मास्टर भी ईरान की तरफ उड़ान भर चुके हैं। अमेरिका जमीनी युद्ध की तैयारी में जुटा है। बैटल टैंक M1 अब्राहम टैंक एक्शन मोड में है। हालांकि जमीनी युद्ध ईरान में संभव नहीं है, डिस्टेंस बहुत है, अनलेस पैरा ड्रॉप किया जाए। अरब देशों में 30,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ईरान के ऑपरेशन करने के लिए सब तैयार है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन वहां पर अमेरिका की कोशिश यह है जितना हो अपने बेसिस का कम इस्तेमाल करें, वरना ईरान काउंटर अटैक करेगा। इसीलिए एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा दिए गए और अब खौफजदा खमनेई बंकर में छुपे हुए। इस रिपोर्ट में देखें। लेकिन प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय आप सभी लोग, क्योंकि अब वो खबर जो अपने आप में पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है और शायद एक इंडिकेशन भी कि वेनेजुएला में किस चीज का इस्तेमाल हुआ कि सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। क्योंकि अब बात अमेरिका के उस अदृश्य हथियार की जिससे खमनेई खौफजदा हैं। आईआरजीसी परेशान है,
ट्रंप ने पहली बार खुलेआम दावा किया है कि उन्होंने वेनेजुएला के खिलाफ अपने सीक्रेट हथियार का इस्तेमाल किया जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती। ट्रंप ने यह भी कहा कि यह वो सीक्रेट वेपन है जिसके बारे में कम से कम बात की जाए तो अच्छा है। आखिर ये कौन सा दृश्य हथियार है जो खमनेई को बंकर से नहीं निकलने दे रहा है? कैसे इस खौफनाक सीक्रेट वेपन से वेनेजुएला में 40 से ज्यादा सैनिकों की हत्या करने के बाद मादुरो का अपहरण कर लिया गया? वैसे आपकी जानकारी के लिए ट्रंप के पास एक और सीक्रेट हथियार था वेनेजुएला में, और वो था उनका विभीषण, जो कि शायद ईरान में मिल नहीं रहा है। अब अगली खबर दिखाते हैं, और खबर की शुरुआत करते हैं दो तस्वीरों के साथ। वो इसलिए क्योंकि ये दो अलग अलग हादसों की तस्वीरें हैं, लेकिन हादसों का नेचर एक जैसा है, परिणाम अलग हुआ। पहली तस्वीर यूपी के नोएडा की है, जहां 70 फीट गहरे मॉल के बेसमेंट में भरे पानी में कार समेत गिरने से 27 वर्ष के एक इंजीनियर की मृत्यु हो गई। रेस्क्यू टीम वहां खड़ी रही, देखती रही, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। उसके सामने 27 वर्ष का युवराज डूब गया और उसकी मौत हो गई। दूसरी तस्वीर यूपी के प्रयागराज की है, जहां वायुसेना का एक ट्रेनी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और तालाब में गिर गया। विमान के गिरते ही आसपास मौजूद लोग बिना किसी सरकारी औपचारिकता के तालाब में कूद गए और उन्होंने दोनों पायलटों को सुरक्षित बचा लिया। यह देखिए, घटना लगभग एक जैसी है, अंजाम अलग हुआ, एंड रिजल्ट अलग निकला। क्यों? ध्यान से देखते जाइए। यानी नोएडा में जहां रेस्क्यू टीम थी, जिसे सरकार की तरफ से लोगों को बचाने के लिए वेतन और भत्ता मिलता है, जिसकी जिम्मेदारी है, जिसका काम है, उसके सामने एक युवक जान बचाने के लिए रोता रहा, लेकिन वो टीम लड़के की जान नहीं बचा पाई। सोचो सोचो, इन लोगों को जो पैसा मिलता है वो टैक्स पेयर्स मनी है। नोएडा अथॉरिटी की जो रजिस्ट्री चार्जेस है, कहा जाता है वो दिल्ली से ज्यादा है मकान की। फिर यह हाल है। क्यों नहीं बचा पाई? कारण, इस रेस्क्यू टीम के सदस्यों को तैरना नहीं आता था। तो ये रेस्क्यू टीम है, इसका रेस्क्यू कौन करेगा? उन्हें ठंडे पानी में उतरने से डर लग रहा था। उनके पास लाइफ जैकेट नहीं थी, ये रेस्क्यू टीम है। उनके पास लंबी रस्सी नहीं थी, ये रेस्क्यू टीम है। उनके पास सीढ़ी नहीं थी, ये रेस्क्यू टीम है। उनके पास फोल्डेबल बोट नहीं थी, और ये रेस्क्यू टीम है। और उनके अंदर जान बचाने की इच्छा शक्ति नहीं थी, और ये रेस्क्यू टीम है। लेकिन प्रयागराज में तालाब के पास खड़े लोगों ने सिर्फ यह देखा कि कोई डूब रहा है, और वो अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में कूद गए और दोनों पायलटों को बचा लिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो डूब सकते हैं। उन्हें पानी ठंडा भी नहीं लगा। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि सरकार का काम है जान बचाना, वो क्यों करें? सोचिए जरा। नोएडा की यह तस्वीर सरकारी व्यवस्था पर गंभीर सवाल है। आखिर लोगों के टैक्स के पैसे का क्या हो रहा है? जब कोई मुश्किल में है तो सरकारी तंत्र जान बचाने की जगह पानी का तापमान माप रहा है। वैसे आपको एक बहुत हैरान करने वाली एक्सक्लूसिव डिटेल अभी हम बताने वाले हैं, बिल्कुल मत जाइएगा, देखते रहिएगा। ये रेस्क्यू टीम पानी की गहराई नाप रही थी। नोएडा की घटना आपदा राहत के नाम पर चलने वाले विभागों पर गंभीर सवाल है। उन पर हो रहे खर्च पर गंभीर सवाल है। यह सवाल इसलिए क्योंकि यह हादसा होता तो वहां कोई नहीं पहुंच पाता। तो यह बात समझी जा सकती थी कि कोई था नहीं तो कौन बचाता। लेकिन सोचिए, सरकार की रेस्क्यू टीम वहां मौजूद है और युवराज को बचाने की जगह उसे डूबते हुए देखती रही। उस घटना का एक वीडियो चर्चा में है, जो युवराज के डूबने से ठीक पहले का है। एक बार आप भी देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। बहुत अच्छे दोस्त, अपने आप को सेफ रखते हुए। क्या कोशिश तो कर ना, आगे खींचो, मुझे आगे खींचो, आगे खींचो। कैसे? झाड़ियों में फंस रहा ना आदमी, पैर ही नहीं चल रहे। क्या कह रहा है? क्या बेटा ज्यादा ये बहुत गहरा पानी, पैर भी ना आ रहे और इससे भी पीछे फ्लो कर रहा है मुझे। अच्छा, आगे नहीं जाने दे रही जाती। रस्सी फेंको जरा, यहाँ तो फेंको, कोशिश करो, नहीं से जाएगी जैकेट। बेटा रुक जाओ, एक गाड़ी और मैंने मंगाई है, शांत रहना, उसी जगह पे रहना, ठीक है? बहुत अच्छे दोस्त,
अपने आप को सेफ रखते हुए। क्या कोशिश तो कर ना, खींचो मुझे, खींचो कैसे झाड़ियों में फंस रहा ना आदमी, पैर ही नहीं चल रहे हैं। क्या कह रहा है, क्या बेटा ज्यादा ये बहुत गहरा पानी, पैर भी ना आ रहे और इससे ही पीछे फ्लो कर रहा है मुझे। अच्छा आगे नहीं जाने दे रही रस्सी फेंको जरा, यहाँ तो फेंको, कोशिश करो, नहीं से जाएगी जैकेट। बेटा रुक जाओ, एक गाड़ी और मैंने मंगाई है, शांत रहना, उसी जगह पे रहना, ठीक है? निशब्द हैं, क्या कहा जाए, स्पीचलेस। कहा जा रहा है कि फायर फाइटर की जो टीम युवराज को बचाने गई थी उन्हें तैरना नहीं आता। क्या कहा जा रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। सोचिए कितनी शर्मनाक बात है कि राहत के काम में लगे लोगों को ही तैरना नहीं आया, वो भी तब जब यूपी में फायर टीम के सभी सदस्यों को तैराकी आना अनिवार्य है। 2023 में, अब ये वो मामला है जो मैं आपको बता रहा था, 2023 में यूपी सरकार के एक सरकारी आदेश में फायर टीम के लिए तैरने का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया था। कहानी देखते जाइए, देखते जाइए। उत्तर प्रदेश के एडीजी पद्मजा चौहान ने तैराकी का प्रशिक्षण देने के आदेश दिए थे। अभी और देखिए, सभी सीएफओ, डिप्टी डायरेक्टर और प्रभारियों को निर्देश दिए गए थे। एफएसएसओ, लीडिंग फायरमैन और फायरमैन को ट्रेनिंग देने के लिए कहा गया था। नोएडा के फायर जवानों को स्विमिंग का प्रशिक्षण नहीं दिया गया। टीवी 9 भारतवर्ष के पास वो एक्सक्लूसिव लेटर है जिसमें साफ साफ लिखा है कि एफएसएसओ, लीडिंग फायरमैन और फायरमैन को तैराकी सिखाई जाए, लेकिन यह नहीं हुआ। सवाल यह है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आखिर पानी में गिरे युवक को बचाने ऐसे लोग क्यों आए जो खुद तैरना नहीं जानते? बहुत अच्छे दोस्त। सोचिए, नोएडा में जो हुआ उस स्थिति में किसी की मौत ना हो, इसके लिए एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड है। 2023-24 में केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ के लिए 2,956 करोड़ रुपए दिए। इसमें लगभग 1,561 करोड़ रुपए खर्च किए गए, बाकी करीब 1,400 करोड़ रुपए बचे रह गए। 1,561 करोड़ रुपए में यूपी की एसडीआरएफ नोएडा की टीम के लिए शायद ना लाइफ जैकेट खरीद पाई, ना इन्फ्लेटेबल बोट खरीद पाई और ना ही रेस्क्यू टीम को तैराकी की ट्रेनिंग दे पाई। अगर वो खरीद पाते, इस्तेमाल कर पाते, तो शायद युवराज की जान बच जाती। अब सवाल खड़ा होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक कितनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी? आपदा और राहत बचाव के विभाग में फील्ड जॉब के लिए जो योग्यता है उसमें तैराकी, गोताखोरी, पर्वतारोहण यानी पहाड़ पर चढ़ने की क्षमता और प्राथमिक चिकित्सा देना आना चाहिए। ऐसी योग्यता वाले को प्राथमिकता मिलती है। लेकिन हम क्या सुन रहे थे वहां पर? बेटा संभल के जाना, अपनी जान बचाना, धैर्य रखो, एक और गाड़ी आ रही है। यह हाल। सोचिए, युवराज को जो रेस्क्यू टीम बचाने आई थी उसमें से किसी को तैरना नहीं आता था, उन्हें ठंडे पानी से डर लग रहा था। स्पा पे जाइए, कहां यहां पर आ गए। खैर, जो हमने आपको अभी बताया है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अवेयरनेस स्प्रेड करिए। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इन सब पे शेयर करिए। खैर, फिक्र में अब वो धर्मयुद्ध जिसका नया कोड वर्ड है काल नेमी। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और यूपी सरकार का विवाद अब सिर्फ नोटिस तक सीमित नहीं रह गया, यह भीषण हो गया। इस लड़ाई में हर दिन इतिहास के एक नए नए कैरेक्टर की एंट्री हो रही है। पहले अकबर, औरंगजेब और हुमायूं का जिक्र आया, और अब सीधे त्रेता युग के उस मायावी राक्षस की एंट्री हुई है जिसे हनुमान जी को छलने के लिए साधु का वेश बनाया था जिसने, और उसका नाम है काल नेमी। एक तरफ शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद सरकार पर शब्द भेदी बाण चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार कानूनी चक्रव्यूह रच रही है। प्रयागराज में नोटिस का खेला हो रहा है। मौनी अमावस्या के स्नान पर शुरू हुई यह लड़ाई अब शंकराचार्य बनाम सत्ता के किस खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है, इस रिपोर्ट में देखिए।
उत्तर प्रदेश की सरकार को क्या ये अथॉरिटी है कि वो घोषित करे कि ये शंकराचार्य है और ये शंकराचार्य नहीं है? सैकड़ों अनुयायियों के साथ अपने वाहन पर सवार होकर के उस पीपा पुल पर आए और उन्होंने वहाँ का जो बैरियर है उसको तोड़ा। शंकराचार्य, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और यूपी सरकार की लड़ाई में अब एक मायावी राक्षस की एंट्री हो गई है, जिसका नाम है काल नेमी। धर्म युद्ध में इस राक्षस की एंट्री ने सर्दी में यूपी की सियासी गर्मी बढ़ा दी, क्योंकि इसका नाम किसी और ने नहीं बल्कि खुद सीएम योगी ने लिया। कि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। मुख्यमंत्री ने काल नेमी का जिक्र जरूर किया, हालांकि ये साफ नहीं किया कि उनका संकेत किसकी तरफ है, लेकिन माना जा रहा है कि इशारा शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर ही था। सवाल ये है क्यों? इसके लिए आपको एक दिन पहले का ये बयान सुनना चाहिए, जब शंकराचार्य ने औरंगजेब का उदाहरण दिया था। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक शायद। गंगा स्नान से शुरू हुआ विवाद थम नहीं रहा, बल्कि दोनों तरफ से भयंकर वाक युद्ध छिड़ा हुआ है। आग में बयानों का घी रोज डाला जा रहा है। इस नोटिस को तत्काल वापस लिया जाना जरूरी है, नहीं तो भ्रम फैल रहा है और उस भ्रम से सनातन धर्म की और विशेष रूप से हमारी प्रतिष्ठा की, हमारे मठ के रेवेन्यू की सबकी क्षति हो रही है। बहन और भाइयों, एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। वैसे यूपी सरकार बनाम शंकराचार्य में सियासत काफी गर्म है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार अधर्म के रास्ते पर चल रही है। वहीं अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव का कहना है कि बीजेपी संतों का अपमान कर रही है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूज्य शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए। शंकराचार्य विवाद को लेकर संत समाज में काफी हलचल है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज का कहना है कि चोटी पकड़कर अपमान हुआ है, इसलिए प्रशासन संत से क्षमा मांगे। लेकिन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज के मुताबिक अगर अपमान हुआ है तो संत कोर्ट जाएं। सीएम को अपशब्द कहना ठीक नहीं है। श्री गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि अगर शासन हाथ खड़े कर देगा और कहेगा कि हमारे बस की बात नहीं है तो मैं समाधान निकालूंगा। मुख्यमंत्री तो संत ही है, पर निर्णय देना ठीक नहीं है। मेरे पास आएगा मामला तो निर्णय दूंगा। अन्य मुख्यमंत्री जी को गाली दें, अकबर का बेटा कहें, हुमायूं का बेटा कहें, कहाँ तक उचित है? संत समाज इसको बर्दाश्त नहीं करता है। प्रशासन के द्वारा यदि किसी ब्राह्मण का चोटी पकड़ के जो अपमान हुआ है तो प्रशासन को चाहिए कि वो जाके संतों के चरणों में क्षमा मांग लें। कुल मिलाकर देखें तो विपक्ष खुलकर शंकराचार्य के साथ खड़ा नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी के खिलाफ बड़ा हथियार बना लिया है, लेकिन संत समाज की राय बटी हुई दिख रही है। एक पक्ष स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ है तो दूसरा विरोध में। देखना दिलचस्प होगा कि ये लड़ाई किस मोड़ पर खत्म होती है, अंत में कौन झुकता है। देखिए, आज के विवाद का कीवर्ड है कालनेमी। ऐसे में सवाल है कि सीएम योगी ने इसका नाम क्यों लिया? कालनेमी एक मायावी राक्षस था जिसका जिक्र रामायण में है। कालनेमी को छल, कपट और पाखंड का प्रतीक माना जाता है। आप आज की भाषा में इसे रावण का सीक्रेट एजेंट भी कह सकते हैं। कालनेमी लंकापति रावण के मामा मारीच का बेटा था। लंका युद्ध में घायल हुए लक्ष्मण के लिए जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो उन्हें रोकने के लिए रावण ने कालनेमी को भेजा था। हनुमान जी को भ्रमित करने के लिए उसने साधु का रूप धारण किया था। उसका काम हनुमान जी का वक्त बर्बाद करना था ताकि लक्ष्मण जी के प्राण ना बच सकें। लेकिन बजरंग बली ने उसकी माया पहचान ली और एक ही प्रहार से उसका वध कर दिया। यानी भाषण में कालनेमी शब्द का इस्तेमाल रास्ता रोकने वाली भूमिका की वजह से किया गया और
अवि मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ भी विकास और धार्मिक कार्य का रास्ता रोकने का इशारा किया गया। इस तरह साधु वर्सेस सत्ता वाली लड़ाई और तीखी हो गई। वैसे शंकराचार्य विवाद में काल नेमी के अलावा नोटिस वाला भी एक अपडेट है। मेला प्रशासन ने नोटिस नंबर 2 में अवि मुक्तेश्वरानंद को माघ मेले में बैन करने की बात कही है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि मौनी अमावस्या के दिन बैरियर तोड़ने और जबरन भीड़ में बग्घी घुसाने की कोशिश की गई, इसीलिए क्यों ना आपको हमेशा के लिए माघ मेले से बैन कर दिया जाए। यह चेतावनी दी गई है कि अगर 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो संस्था को दी गई जमीन और सुविधाएं वापस ले ली जाएंगी। पहले नोटिस में प्रशासन ने अवि मुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर सवाल उठाया था। इस पर स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने 24 घंटे के अंदर माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन दूसरा नोटिस भेजकर मेला प्रशासन ने फिर से गेंद अवि मुक्तेश्वरानंद के पाले में डाल दी है। हालांकि अभी नोटिस का जवाब नहीं आया है, लेकिन TV9 भारतवर्ष से बातचीत में उन्होंने कहा है कि मेले में मेरा प्रवेश रोकना भी सत्ता की हनक है। इस विवाद में अब से कुछ देर पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, उनसे प्रार्थना है कि वो स्नान करें। किसी भी पूज्य संत आचार्य शंकराचार्य का अनादर नहीं करना चाहिए, हमारी ऐसी परंपरा नहीं। अगर किसी ने ऐसा किया होगा तो जांच करके कार्रवाई करेंगे। मतलब अब आपके प्रवेश को रोकने पर काम हो रहा है। यही तो सत्ता की हनक है, लेकिन एक सवाल बन जाएगा जिसका जवाब उनको लंबे समय तक लोग मांगते रहेंगे, और वो सवाल ये होगा कि दिया क्यों था जब वापस लेना था। तो या तो देने वाला तुम्हारा निर्णय गलत था, या तो लेने वाला निर्णय गलत था। तो गलत निर्णय क्यों लेते हो तुम? भाई इस सरकार में बुलडोजर ही तो है, और तो कुछ है नहीं। इनके पास एक ही शस्त्र है, बुलडोजर। जहाँ मामला इधर उधर हो, बुलडोजर चला दो। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, उनकी जांच करके जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आते ही अखिलेश यादव ने तुरंत जवाब दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट लिखा जिसमें दिल्ली लखनऊ वाला संदेश और सवाल के साथ कटाक्ष छुपा था। अखिलेश के मुताबिक अपने मुख्य की लाइन काट रहे हैं। वो जो बयान दे रहे हैं उसके पीछे देश की राजधानी सक्रिय है या प्रदेश की। कहीं ऐसा ना हो कि प्रयागराज एक्सप्रेस के चक्कर में उनकी लखनऊ मेल छूट जाए। खैर, अब अगली कहानियों की ओर चलते हैं और आपको लेकर चलते हैं बंगाल। देखिए, बंगाल से बहुत खबरें आ रही हैं और आती रहेंगी क्योंकि चुनाव नजदीक है। वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के धमकीबाज विधायक से आपको मिलवाते हैं, जिन्होंने अपने एक बयान से सियासी मर्यादा को कब्र में पहुंचाने का काम किया है। नाम है मोइनुरुल इस्लाम। ये वही मोइनुरुल इस्लाम है जिनके इशारे पर कुछ दिन पहले फरक्का के बीडीओ ऑफिस में एसआईआर पर सुनवाई के बीच टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कोहराम मचाया था, तोड़ फोड़ की थी। अब एमएलए मोइनुरुल इस्लाम ने अपने शब्दों से सियासत की लक्ष्मण रेखा को पार करने का काम किया और मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए ऐसी भाषा बोली है जिससे सियासी मर्यादा का मीटर हिल गया है। दीदी की पार्टी से फरक्का विधायक मोइनुरुल इस्लाम ने सार्वजनिक मंच से चुनाव आयुक्त को खुलेआम धमकी दे दी। एसआईआर का जिक्र करते हुए मोइनुरुल इस्लाम ने गुंडों जैसी भाषा का इस्तेमाल किया और कहा वो मुख्य चुनाव आयुक्त को कब्र से घसीटकर बाहर निकाल लाएंगे। पहले उनका बयान शब्दशः सुनिए, फिर मोइनुरुल इस्लाम के कुतर्कों पर प्रकाश डालें। এই ঝান্ডা কমছি ঝান্ডা চলবে না, লাঠিতে ভাঙতে হবে, লাঠিতে। और কোমরকে ঢিলা করে দিতে হবে নির্বাচন কমিশনে। মানুষকে নিয়ে ছেলাচালানো করছো আর তুমি নিরাপত্তা নিয়ে ঘেরাটোপের মধ্যে আছো না। তুমি আকাশে আছো, পাতাল থেকে ছেঁচড়ে বের করবো, পাতাল থেকে বের করবো। আর আইন কার জন্য? মানুষের জন্যই। আমি শুধু ইশারায় বলবো 19 তারিখে ফাইনাল লিস্ট বের হবে, তখন কিন্তু যদি সব ঠিকঠাক হয় আর নচেত দেখবেন চারদিকে আগুনে আগুন জ্বলছে, কিচ্ছু করার নেই।
टीएमसी विधायक के इन शब्दों में कुतर्कों की मात्रा क्यों ज्यादा है, ये समझते हैं। मोइनुल इस्लाम ने कहा है कि वो मुख्य चुनाव आयुक्त को कब्र से घसीट कर ले आएंगे, तो इसमें कुतर्क यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जीवित हैं और स्वस्थ भी, और उनका कब्र से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। यानी मोइनुल इस्लाम के हाथों में माइक था और सामने विशेष वोट बैंक था, इसीलिए उन्हें खुश करने के लिए वो भावनाओं में बह गए और सड़क छाप गुंडे की तरह बोलने लगे। टीएमसी विधायक मोइनुल इस्लाम का यह बयान कटाक्ष, अपमान और नफरत से कहीं आगे और स्पष्ट तौर पर धमकी और गुंडागर्दी। उनके इस बयान पर सियासी फाइट भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने टीएमसी पर जुबानी तीर चलाए हैं। ये लोग सब, हर एक आदमी का एक आइडल होता है जिसको फॉलो करते हैं। इन लोगों का जो गुरु है ना, वो अफजल गुरु है। मौलाना अबुल कलाम आजाद भी नहीं, आपका काजी नजरुल इस्लाम भी नहीं, सैयद मुस्तफ़ा अली भी नहीं। तो ये लोग उसी पंक्ति में चले गए हैं। और पश्चिम बंगाल का जो सत्तारूढ़ पार्टी है, वो चाहते हैं पश्चिम बंगाल की हर अल्पसंख्यक वो लोगों को फॉलो करे और टुकड़े टुकड़े गैंग, भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, यही बोलने वाला लोग अभी तृणमूल में घुस गए और तृणमूल इसका कब्जे में चले गए। अभी खुद मुख्यमंत्री अगर मैदान में आकर इसको रोकना चाहे तो भी कुछ नहीं होगा।